ये सरकार माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर ये जो टैग है अपना टैग लाइन 10 का क्रेडिट क्यों मिला ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर का कौन से चैप्टर का रिवीजन होने वाला है। सरकार आइए इनपुट टैक्स क्रेडिट माहौल के साथ पढ़ते हैं, मस्त होके पढ़ते हैं एंड सर शानदार तरीके से इफेक्टिव रिवीजन करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर नंबर 5। सबसे पहली बात सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या क्रेडिट कौन ले सकता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट of GST paid on goods or service or both which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business, वो क्रेडिट ले सकता है। सेक्शन में 16 सब सेक्शन 2 बोलता है हाँ भाई हाँ क्रेडिट मिलेगा, पर ये सारी 6 की 6 कंडीशंस क्यूमुलेटिवली पूरी होगी तो क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट यू शुड बी द रेसिपिएंट, जो क्रेडिट ले रहा है शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, मतलब टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट या एनी अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए। रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 ने प्रिस्क्राइब किया कि कौन कौन से, रूल नंबर 36 ने प्रिस्क्राइब किया कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जिनके बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। सर टैक्स इनवॉइस जो सप्लायर ने इशू किया। सेकंड, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है और सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो खुद ने खुद पे इनवॉइस इशू किया होगा, उसके बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। देन डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, बिल ऑफ एंट्री या एनी अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट, अगर कस्टम से आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और कस्टम पे किया है तो असेस्ड कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री के बेस पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा जो आईजीएसटी पे किया उसका। देन रिवाइज्ड इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब इशू होता है बेटा? जब सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ, उसने 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा सर उसके 1 महीने के अंदर वो जितने भी टैक्सेबल सप्लाई उसने करी फ्रॉम द डेट व्हेन ही बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उन सब सप्लाईज के लिए वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। उन रिवाइज टैक्स इनवॉइस में उस ओरिजिनल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर देना पड़ता है, उस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है। एंड सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा उसके बेस पे रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर, दीज आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिनके बेस पे क्रेडिट मिलता है। एंड सर यह बोला है क्या इन डॉक्यूमेंट में टैक्स इनवॉइस पर वो सारी इंफॉर्मेशन जो रूल नंबर 46 ने बताई वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पर अगर सारी इंफॉर्मेशन नहीं है पर एटलीस्ट सर ये वाली इंफॉर्मेशन इनवॉइस पर है, या सर जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है उसमें एटलीस्ट ये वाली इंफॉर्मेशन तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, देन टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट, प्लेस अगर इंटरसेट सप्लाई तो प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन है बाकी इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। देन सर नेक्स्ट कंडीशन, सर फर्स्ट कंडीशन में पड़ी क्या सरकार आपके पास यू शुड बी इन द पोजीशन ऑफ द टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। सेकंड है क्या सर सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स फर्निश कर दिए होने चाहिए और वो क्रेडिट हमारे जीएसटीआर 2बी के अंदर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर जीएसटीआर 2बी में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही तो ही हमको आईटीसी मिलेगा, वरना आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर, ये सेक्शन में 16 सब सेक्शन 2 डबल ए की कंडीशन रेड विद रूल नंबर 36 4 कि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश कर दिए होने चाहिए और वो क्रेडिट हमारे जीएसटीआर 2बी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए तो ही क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। पहले प्रोविजनल क्रेडिट का कोई फंडा हुआ करता था, अब वो सिस्टम बिल्कुल ही हट गया है, कोई प्रोविजनल बेस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। पर हाँ एक सर्कुलर ने बोला था क्या ये जो प्रोविजन ने पढ़ाया है ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जहां पर सेक्शन नंबर 37 के थ्रू आपको जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश करके इनवॉइस या डेबिट नोट फर्निश करने होते हैं। पर सर 3 केस बता रहा हूं मैं आपको एग्जांपल के लिए जहां पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है, खुद ही खुद पे इनवॉइस इशू करेगा और क्रेडिट ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो इनवॉइसेस के बेस पे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है उसका आप क्रेडिट डायरेक्टली लीजिए, वो 2बी में नहीं आ रहा तो भी चल जाएगा। एंड अगर आपने कोई भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया उस पर आईजीएसटी पे किया है तो भले ही क्रेडिट 2बी में नहीं आ रहा है आप क्रेडिट लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। देन सर क्लोज नंबर बी बोलता है क्या जो गुड्स और सर्विस और बोथ जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो दो शुड बी रिसीव्ड, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। सर अगर आपको रिसीव नहीं हुआ तो क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। सर जैसे जनवरी महीने का सप्लाई था, बिल तो आगे पर गुड्स फरवरी में रिसीव हुए तो फरवरी में आपको क्रेडिट मिलेगा, जनवरी में क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। हाँ बिल टू शिप टू मॉडल अगर है, सर अब मैं कस्टमर हूं आप सप्लायर हो और मैंने आपको बोल दिया क्या सर मेरे बिहाफ पे आप ये थर्ड पर्सन को गुड्स डिलीवर कर दो, तो आपने अगर थर्ड पर्सन को गुड्स डिलीवर कर दिए या सर्विसेज उसको दे दी मेरे बिहाफ पर तो ये मान लेंगे कि जिस दिन उसको थर्ड पर्सन को गुड्स और सर्विस और बहुत रिसीव हुआ है उस दिन वो मेरे को रिसीव हो गया और मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा ध्यान देना बेटा, दीज आर द रिवीजन लेक्चर्स, ये फुल कोर्स बैच नहीं है। रिवीजन अगर फास्ट नहीं होगा तो एग्जाम टाइम पे आप कवर नहीं कर पाएंगे सारे टॉपिक को, इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखना। एंड सर आप चाहे तो ये रिबूट बुक है अपनी समरी बुक, सर आपके पास अगर ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस बुक को अलग से ले भी सकते हो अपनी वेबसाइट से बेटा। क्लियर, यू कैन बाय दिस। क्लियर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है। पर पॉइंट क्या है, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए माहौल के साथ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जितना होगा उतना ही इफेक्टिव रिविजन होगा, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो फास्ट रिविजन होना वेरी इंपॉर्टेंट, साथ साथ
इफेक्टिव रिवीजन इज मस्ट, ओके, दोनों हो जाएगा अगर आपका ध्यान इधर रहा तो। एंड जितने फास्ट होंगे उतना ही फास्ट आपका रिवीजन होगा और उतना ही फास्ट आपका कनेक्शन बैठ जाएगा दिल के अंदर और दिमाग के अंदर। सरकार आइए, बिल्ड टू शिप टू मॉडल अगर है, थर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विस रिसीव हो गया, हम मान लेंगे हमको रिसीव हो गया, हमको क्रेडिट मिल जाएगा साहब। देन सर यहां क्लोज में बी, ये जो ना अलग से ऐड हुआ उसमें बोला क्या सर, आपके रेसिपिएंट के जीएसटी 2B में क्रेडिट आ तो रहा है, पर क्रेडिट अगर आपके रेस्ट्रिक्टेड टेबल में आ रहा है या सर इन एलिजिबल आईटीसी के टेबल में अगर वो क्रेडिट आ रहा है तो आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। अब आप कहेंगे सर जीएसटी 2B के अंदर वो इन एलिजिबल आईटीसी या रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी कॉलम में कौन सी क्रेडिट आएगी? फॉर एग्जांपल सर सप्लायर ने जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके जो इनवॉइसेस फर्निश किए या जीएसटी 1 जो फाइल किया है वो सर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न के बाद उसने फाइल किया, अब हमारे 2B में आ भी गया तो हम क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। सेकंड सर सप्लायर का लोकेशन महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र और रेसिपिएंट का है गुजरात का, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को महाराष्ट्र का कोई क्रेडिट नहीं मिल पाता, इसलिए उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कोई क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, वो भी इन एलिजिबल क्रेडिट के कॉलम में आएगा, रेस्ट्रिक्टेड क्रेडिट के कॉलम में आएगा। इसलिए सर अगर रेस्ट्रिक्टेड आईटीसी कॉलम में कोई क्रेडिट आ रही तो क्रेडिट नहीं ले सकते आप। देन जीएसटी मस्ट बी पेड टू द गवर्नमेंट। सर ध्यान देना बेटा, अगर रेसिपिएंट खुद लायबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो वो खुद टैक्स पे करे और क्रेडिट ले कोई तकलीफ नहीं है, पर अगर सप्लायर लायबल है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में तो गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। अब साहब हमको पता कैसे पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स पे हुआ कि नहीं हुआ? तो सर सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल किया होगा, हमारे जीएसटी 2B के अंदर क्रेडिट आ रही होगी, हम तो क्रेडिट ले लेंगे सर, क्लियर। अब जीएसटी 1 फाइल करना डजंट मीन कि उसने टैक्स पे कर दिया, इसलिए सर सेक्शन नंबर 41 यहां रेफर किया और सेक्शन नंबर 41 ने बोला क्या, एक काम करो आप विश्वास रखो और सर विश्वास रख के एक बार क्रेडिट सेल्फ असेस्ड बेस पे क्रेडिट ले लो और वो क्रेडिट जो आपने ली वो फाइनल क्रेडिट ही मानी जाएगी, उसको प्रोविजनल क्रेडिट नहीं मानेंगे। पर अगर बाद में सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया होगा उस सप्लाई का तो ऐसे केस में बाद में वो आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी, उतना अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। वो कितना पे करना होगा उसके लिए रूल नंबर 37A नया ऐड किया गवर्नमेंट ने, और रूल नंबर 37A ने बोल दिया क्या, अगर सप्लायर ने अपना जीएसटी 1 फाइल किया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करी और रेसिपिएंट के जीएसटी 2B के अंदर क्रेडिट आ गया, उसने क्रेडिट ले लिया, बाकी सारी कंडीशन पूरी थी उसने क्रेडिट ले लिया साहब, कोई तकलीफ नहीं, वो लेगा सर। और जो क्रेडिट उसने सेल्फ असेसमेंट बेस पे लिया वो फाइनल क्रेडिट भी था। पर अगर सप्लायर ने वो जो जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके आपकी इधर क्रेडिट ट्रांसफर करी थी वो सप्लाई के लिए उसने 3B फाइल ही नहीं किया, तो सर ऐसे केस में गवर्नमेंट को टैक्स तो मिला नहीं साहब, क्लियर। तो यहां पर रूल नंबर 37A करके बोल दिया गवर्नमेंट ने कि हम इंतजार करेंगे, पर कब तक? बोल दिया क्या सर, वो फाइनेंशियल ईयर जिससे रिलेटेड वो इनवॉइस था, वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें वो जीएसटी 1 सबमिट किया था उस सप्लायर ने, वो फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक गवर्नमेंट इंतजार करेगी कि सप्लायर जीएसटी 3B फाइल कर दे उस कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटी 1 के अगेंस्ट, क्लियर, और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे। पर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 सितंबर भी निकल गया और उस सप्लायर ने 3B फाइल करके टैक्स पे नहीं किया, क्लियर, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनवॉइस था जो आपके 2B के अंदर आ रहा था जिसके बेस पे आपने क्रेडिट लिया, वो क्रेडिट अब आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। कब तक? सर फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या उससे पहले पहले, क्लियर सर, आई रिपीट 30 नवंबर या उससे पहले पहले, मतलब 30 सितंबर तक, तो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक अगर उसने 3B फाइल कर दिया कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, पर 3B फाइल करके उसने टैक्स पे नहीं किया सप्लायर ने 30 सितंबर तक, तो जो नवंबर आ रहा है 30 नवंबर उससे पहले पहले सर उस रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा भाई, वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी, और सर उस क्रेडिट को अगर उसने यूज किया होगा तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्लियर, डन। पर इंटरेस्ट की बात जो आएगी वो 30 नवंबर के बाद आएगी। अच्छा 30 नवंबर के बाद अगर आपने क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया तो सर ऐसे केस में सर 1 दिसंबर से तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपने क्रेडिट को यूज किया तो बेटा, क्लियर, डन, भारत माता की जय। और हाँ एक बात और, अगर फ्यूचर में वो सप्लायर अब बाद में वापस से टैक्स पे कर देता है गवर्नमेंट को 3B फाइल करके, तो रेसिपिएंट कैन रीअवेल द क्रेडिट, और रीअवेलमेंट के लिए कोई टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन नंबर 16(4) का अप्लाई नहीं होता, मतलब 4 साल बाद उस सप्लायर ने टैक्स पे किया तो 4 साल बाद आप यू कैन रीअवेल द आईटीसी बेटा, क्लियर, डन, भारत माता की जय। रूल नंबर 37A भी खत्म होता है। अब सरकार अब लास्ट कंडीशन है सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर D बोलता है क्या, सर रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, होने से रिटर्न मतलब 3B, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा वरना कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, डन। सर ये हो गया क्या सारी कंडीशन सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 की, पर 2 प्रोवाइजो और है सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 में। फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है क्या कि अगर कभी भी गुड्स लॉट से इंस्टॉलमेंट में आता है, ना ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट है एग्जाम्स के लिए, कभी भी गुड्स लॉट से इंस्टॉलमेंट में आएगा तो सर जब लास्ट लोड रिसीव होगा तब रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा। और हाँ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में मिलेगा आपको कि सर सप्लायर को तो जो फर्स्ट लोड निकलता है ना तभी टैक्स पे करना होता है पूरे ही सप्लाई के लिए, क्लियर, और रेसिपिएंट को क्रेडिट कब मिलता है बेटा, जब लास्ट लोड आएगा तब क्रेडिट मिलेगा, कोई प्रोपोर्शनल क्रेडिट पहले नहीं मिल सकता उसको, क्लियर। देन सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोवाइजो रेड विद रूल नंबर 37, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो बोलता है क्या
सर याद करो सर, सप्लायर ने सप्लाई किया, रेसिपिएंट ने गुड सर्विस रिसीव किया, सारी कंडीशंस पूरी, 6 की 6 कंडीशन पूरी, और रेसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया। बट इफ द रेसिपिएंट फेल्ड टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मतलब रेसिपिएंट ने सप्लायर का पैसा खा लिया, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई क्रेडिट भी रिवर्स कर। तो सर ऐसे कैसे बोला है क्या? इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो जितना अमाउंट, मतलब वैल्यू सप्लाई प्लस टैक्स का अमाउंट जो था, जो बिल में अमाउंट था, उसमें से जितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट उसने पे नहीं किया सप्लायर को, क्लियर, उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अलोंग विद द इंटरेस्ट। क्लियर? अच्छा ध्यान देना, जहां पे भी आईटीसी रिवर्सल या आईटीसी पेमेंट पर इंटरेस्ट की बात आएगी, वो इंटरेस्ट बात तभी आएगी जब आपने आईटीसी यूज किया, तभी आएगी, वरना बात इंटरेस्ट की नहीं आएगी। ओके, आई रिपीट सर, इफ द रेसिपिएंट फेल टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे केस में सर जिस महीने में 180 दिन एक्सपायर होंगे उस महीने के जीएसटी 3B फाइल करते वक्त सर ये आईटीसी वो रिवर्स करेगा रेसिपिएंट, और आईटीसी बैलेंस नहीं तो गवर्नमेंट को पे करेगा, और अगर आईटीसी यूज करते तो अलोंग विद द इंटरेस्ट पे करेगा। अच्छा कितना रिवर्स करेगा? मान लो पूरा ही पेमेंट नहीं किया तो पूरा ही क्रेडिट रिवर्स करेगा, कुछ अमाउंट पे किया कुछ नहीं किया तो जितना पेमेंट नहीं किया उतना प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा। क्लियर? डन। और हाँ, अगर रेसिपिएंट सप्लायर को बाद में पेमेंट कर देता है तो जितना पेमेंट उसने किया है उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी ही कैन रीअवेल, और रीअवेलमेंट के लिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। क्लियर? डन। भारत माता की जय। समझे मेरी बात? अच्छा सर मान लो मैं रेसिपिएंट हूं, आप सप्लायर हो, आपने मुझे बोला कि इस थर्ड पर्सन को मेरे बिहाफ पे पे कर देना, मैंने उस थर्ड पर्सन को पे कर दिया, तो सर वो भी ये माना जाएगा ना आपको भी पे किया बेटा। क्लियर? तो सर जो मैंने पेमेंट आपके बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को किया है वो वैल्यू का पार्ट बनता है, वो मैंने किसी और को पे किया है ये मानेंगे आपको ही पे किया बेटा। क्लियर? डन। सरकार तो उतना प्रोपोर्शन रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इस प्रोविजन का एक एक्सेप्शन है, जहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है तो रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा और क्रेडिट लेगा, उसमें सप्लायर का पैसा खा जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोविजन रेड विद रूल नंबर 37 खत्म होता है। अब सर अब आता है क्या सर, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 बोलता है क्या, अगर किसी कैपिटल गुड्स को परचेज किया, प्लांट और मशीनरी को परचेज किया, उसके परचेज पे आपने जीएसटी पे किया, उस जीएसटी वाले पोर्शन का अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप चाहे तो जीएसटी वाले पोर्शन का क्रेडिट लीजिए और वैल्यू का डेप्रिसिएशन लीजिए, आप चाहे तो पूरी वैल्यू प्लस जीएसटी का डेप्रिसिएशन ले लो, फिर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अब सेक्शन में 16 सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू अवेल द क्रेडिट। देखो क्रेडिट एक बार अवेल कर ली, फिर यूज तो तुम्हारी मर्जी, तब करो, 10 साल बाद करो, 50 साल बाद करो, वी डोंट केयर, पर अवेलमेंट के लिए टाइम लिमिट दे रखा है। सेक्शन में 16 सबसेक्शन 4 बोलता है जिस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स इनवॉइस इश्यू हुआ था या जिस फाइनेंशियल ईयर में वो डेबिट नोट इश्यू हुआ था, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30th नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले पहले आप क्रेडिट अवेल कर लेना। अगर क्रेडिट नहीं ली तो बाद में कुछ ना हो पाएगा, क्रेडिट बाद में अवेल ही नहीं कर पाओगे, क्रेडिट ले ही नहीं पाओगे। क्लियर? वंस क्रेडिट इज अवेल्ड इट कैन बी यूज्ड सर आफ्टरवर्ड्स एनी टाइम, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, यूज करने के लिए कोई लिमिट नहीं दे रखा है बेटा, अवेल करने के लिए लिमिट दे रखा है। क्लियर? अच्छा क्रेडिट एक बार आप लेते हो, बाद में रिवर्स करते हो, बाद में रीअवेल करते हो, जैसे आपने सप्लायर का पैसा खा गया, प्रोपोर्शनल रिवर्सल किया, बाद में उसको पेमेंट करते हो तब रीअवेल कर रहे हो, तो रीअवेलमेंट के लिए सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। मैं ऑलरेडी बात आपसे कर चुका हूं पहले। आइए रूल नंबर 86 ए बोलता है क्या, कंडीशंस ऑफ यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सरकार अगर कमिश्नर या एनी अदर ऑफिसर who is authorized by commissioner but not below the rank of assistant commissioner, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि आपने जो आईटीसी लिया वो ऐसे डॉक्यूमेंट के बेस पे लिया है जहां पे सर ये फॉलोइंग में से कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो रखा है, तो ऐसे केस में उतना अमाउंट का क्रेडिट वो आपका ब्लॉक कर देगा और ऑफिसर बोल देगा क्या इतने अमाउंट का आप यूज नहीं कर सकते, इतने अमाउंट का आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिफंड नहीं ले सकते। पर ये कंडीशन, ये रेस्ट्रिक्शन 1 साल तक लगेगी, और आपने बीच में अगर सेटिस्फाई कर दिया कि वो कंडीशन पूरी है, आपने जस्टिफाई कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कोई गड़बड़ नहीं, तो ऐसे केस में he will allow the use of the credit from the electronic credit ledger बेटा, पर ये रेजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 1 साल तक लगेगी बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? पर वो कौन कौन से केस है, फर्स्ट जहां पे आपने आईटीसी अवेल किया ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सच डॉक्यूमेंट सर विच इज इश्यूड बाय अ पर्सन हु वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब डमी कंपनी थी बेटा सर, या फिर ही वाज कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन द प्लेस विच इज डिक्लेयर्ड इन दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब किसी और प्लेस से काम कर रहा है जबकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में प्लेस कुछ और है, या फिर आपको गुड्स ऑफिसर बहुत रिसीव ही नहीं हुआ और आपने क्रेडिट लिया, या फिर जो पर्सन क्रेडिट ले रहा है रेसिपिएंट वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, या वो अपना बिजनेस कर रहा है किसी और प्लेस से विच इज अदर देन द प्लेस डिक्लेयर्ड इन दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर सर जो टैक्स बिल पे या डेबिट नोट पे चार्ज हुआ है वो टैक्स गवर्नमेंट को पे ही नहीं हुआ भाई साहब। क्लियर? या फिर
आप टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट जिसके बेस पे क्रेडिट ले रहे हो वो डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में नहीं और आपने क्रेडिट लिया, तो ऐसे केस में उतने क्रेडिट को ब्लॉक कर देगा और बोल देगा इतने क्रेडिट को आप यूज नहीं कर पाएंगे, इतने अमाउंट को आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट नहीं कर पाएंगे, ना रिफंड ले पाएंगे बेटा। क्लियर? और ये रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम 1 साल तक लगेगी। और कमिश्नर अगर सेटिस्फाइड है कि ठीक है यार ये कंडीशन पूरी होगी और आपको तकलीफ वाली बात नहीं, तो ऐसे केस में ही मैं अलाउ द यूज ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्लियर? डन। सरकार आइए रूल नंबर 86 भी बोलता है क्या, बड़ा अच्छा रूल है सर ये, रूल नंबर 86 भी बोलता है कि अगर किसी असेसी का, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का किसी पर्टिकुलर मंथ में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज एक्सीडिंग ₹50 लाख, उन्हीं पे रूल अप्लाई होता है, पहली बात तो ये। और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीडिंग ₹50 लाख में आपका जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर काउंट नहीं करने का, और आपका एग्जाम सप्लाई अगर है तो उसको काउंट नहीं करने का। उसके अलावा जो सप्लाई है उसकी वैल्यू अगर एक्सीडिंग ₹50 लाख है तो ही ये रूल अप्लाई होगा। और बोला है क्या सर, जिन लोगों पे ये रूल अप्लाई हो रहा है उनको बोल दिया कि आपको जब आप उस पर्टिकुलर मंथ की लायबिलिटी पे करोगे जिस महीने में आपका एक्सीडिंग 50 लाख का टैक्सेबल वैल्यू का सप्लाई था, तो ऐसे केस में उस महीने की लायबिलिटी पे करते वक्त सर आपकी लायबिलिटी का मैक्सिमम 99% ही लायबिलिटी पे कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मतलब एटलीस्ट 1% आपको टैक्स पे करना, 1% ऑफ योर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्लियर? 100% आप क्रेडिट यूज करके पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनका किसी पर्टिकुलर मंथ में टैक्सेबल वैल्यू का सप्लाई एक्सीडिंग 50 लाख हुआ है, पर ये कंडीशन, ये रेस्ट्रिक्शन फॉलोइंग लोगों पे अप्लाई नहीं होती है। फर्स्ट सर द सेड पर्सन या प्रॉपर या करता है या मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ या फिर एनी ऑफ द 2 पार्टनर्स या होल टाइम डायरेक्टर या मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द एसोसिएशन या बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर ने सर क्या किया भाई, हैव पेड मोर देन ₹1 लाख इज इनकम टैक्स इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल चुका है बेटा, तो सर ऐसे केस में लगता है जेन्युइन है, डमी कंपनी नहीं बेटा। सेकंड, या फिर उसको रिफंड मिल चुका है एक्सीडिंग ₹1 लाख, मोर देन 1 लाख सर ऑफ द अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लियर? या फिर उसको मोर देन ₹1 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिल चुका है अंडर जीएसटी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। या फिर सर उसने ऑलरेडी, जैसे मान लो अभी अगस्त मंथ चल रहा है, क्लियर, तो सर अप्रैल मई जून जुलाई इन महीने का क्यूमुलेटिव लायबिलिटी देख लो, और इन महीने का क्यूमुलेटिव उसने जो टैक्स पे किया थ्रू कैश लेजर वो ऑलरेडी मोर देन 1 लाख 1% है, तो ऐसे केस में ठीक है ना साहब, तकलीफ वाली बात नहीं है सर, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और ये फॉलोइंग लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू, लोकल अथॉरिटी और स्टेटरी बॉडी, ये वैसे भी डमी बिलिंग वाला काम नहीं करते बच्चों। क्लियर? बोगस बिलिंग वाला काम नहीं करेंगे, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन इन पे अप्लाई नहीं होगी। फर्दर कमीशन चाहे तो किसी पर्सन को जो इसमें कवर हो रहा है उसको भी अलाउ कर सकता है कि ठीक है यार, सच सेफगार्ड रखने के बाद, सच कंडीशन लगाने के बाद इसको अलाउ कर दो, पूरा पेमेंट चाहे तो ये क्रेडिट लेजर के थ्रू करे, वो अलाउ कर सकते हैं बेटा। क्लियर? इसी के साथ रूल नंबर 86 बी भी खत्म होता है। अब आइए सर, बड़ा ही शानदार टॉपिक, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 बोलता है ब्लॉक क्रेडिट इन फॉलोइंग के केस में irrespective of fact notwithstanding anything contained in section number 16(1) और 18(1) फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट, उसका क्लोज नंबर ए बोलता है क्या सर, मोटर व्हीकल विच आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स having approved sitting capacity up to 13 persons including driver। क्लियर? ड्राइवर को मिला के अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी वाले पैसेंजर व्हीकल जो होते हैं उसका आईटीसी कभी नहीं मिलेगा, कुछ भी हो जाए। क्लियर? एक्सेप्ट इन फॉलोइंग 3 केसेस, ये फॉलोइंग 3 टैक्सेबल सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्या है, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल अगर आप करते हो, जैसे मोटर व्हीकल का आपका शोरूम है या रेंटिंग को मोटर व्हीकल की सर्विस आप देते हो बेटा, फर्दर सप्लाई करते हो आप, या फिर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप कार चलाना सिखा रहे हो, बाइक चलाना सिखा रहे हो, तो क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर? डन। अच्छा, इसमें एक्टिवा भी कवर होती है, बाइक भी कवर होता है, एंड ऑल मोटर व्हीकल्स कवर होते हैं हैविंग सर मोर देन 35 सीसी अगर इंजन कैपेसिटी है सर, तो वो सारे व्हीकल इसमें कवर होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, 35 नहीं 25 यहां डिफाइन किया सर, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर डिफाइन किया हुआ है मोटर व्हीकल को। और मोटर व्हीकल का मतलब होता है कोई भी मोटर व्हीकल जिसके अंदर इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 25 सीसी है, तो सर वो मोटर व्हीकल नहीं होगा। बाकी 25 सीसी से एक्सीडिंग, अगर 25 सीसी उससे अबव कैपेसिटी है तो वो सब मोटर व्हीकल के स्कोप में आता है, इसलिए 2 व्हीलर्स, बाइक, एक्टिवा भी कवर होता है मोटर व्हीकल के केस में। और हाँ, ध्यान देना, क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इफ यू आर एंगेज्ड इन मेकिंग फॉलोइंग 3 टैक्सेबल सप्लाईज। क्लियर? ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सर अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर बच्चों, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। मोर देन 13 पैसेंजर वाला व्हीकल का क्रेडिट मिलता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है अगर वो बिजनेस के लिए काम आ रहा है तो। क्लियर? सेकंड बात, अगर मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स है, जैसे ट्रक परचेज किया, लोडिंग ऑटो परचेज किया, क्रेडिट मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर? डन। सरकार फिर बताती है क्या सर, मोटर व्हीकल्स के बाद में वेसल और एयरक्राफ्ट, क्लोज नंबर AA बोलता है क्या सर, वेसल या एयरक्राफ्ट अगर आपने परचेज किया, भले इन दी कोर्स और भले आपके बिजनेस के लिए परचेज किया, वी डोंट केयर, क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इफ इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज। क्या क्या बेटा सर, वही फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल या एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो, इंपार्टिंग ट्रेनिंग
टू नेविगेट सच वेसल या इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, या फिर वो वेसल या एयरक्राफ्ट आपने परचेज किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, आप भले ही खुद की इनपुट या आउटपुट गुड्स को आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट परचेज किया, क्रेडिट विल बी अलाउड, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर। अब सेम वे सर जिन मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट का क्रेडिट आपको मिलता है, उन मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट का आपने सर्विसिंग कराया, रिपेयर मेंटेनेंस कराया, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज ली, या उन मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट को आपने रेंट पे लिया, हायरिंग पे लिया, लीजिंग पे लिया, तो आईटीसी विल बी अलाउड, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। पर जिन लोगों को वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है, उन लोगों ने अगर मोटर व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट लीज पे लिया, रेंट पे लिया, हायरिंग पे लिया, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल का वेसल एयरक्राफ्ट का आपने इंश्योरेंस कराया, सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस कराया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ सर, दो एक्सेप्शन दे रखे हैं जहां पर मोटर व्हीकल, सर आप अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हो या आप एक इंश्योरेंस कंपनी और आपने किसी मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस किया हुआ है, उन मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में आपने सर सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज लिए या इंश्योरेंस या री इंश्योरेंस सर्विस ली, तो आईटीसी इन दोनों लोगों को मिल जाता है, अदरवाइज किसी को भी क्रेडिट नहीं मिलता है। उन्हीं को क्रेडिट मिलता है जिनके लिए मोटर व्हीकल इज एलिजिबल फॉर आईटीसी। बच्चा आइए मालिक, अब हम पढ़ते हैं क्या सर, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर बी। आई होप रिविजन हेल्प कर रहे बेटा, प्लीज सर गो थ्रू दीज रिविजन लेक्चर्स, और सर साथ में अपनी रिबूट बुक जो है वो साथ में रखिए, सो दैट आप सर जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, इस लेक्चर को पॉज किया और वहां से आपने बुक से एक बार देख लिया, तो आपका काम माहौल के साथ बनने वाला है। सरकार आइए सर, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 फॉलोइंग के रेस्पेक्ट में क्रेडिट नहीं मिलता, उसका क्लॉज में भी बोलता है क्या, फूड एंड बेवरेज, बेवड़े नहीं हो, फूड एंड बेवरेजेस, क्योंकि बेवड़े पे तो जीएसटी है ही नहीं, पता होगा ना खैर आपको तो। हाँ जी सर, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, सर हायरिंग, लीजिंग और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट जिसका क्रेडिट नहीं मिलता, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। और हाँ ध्यान रखना बेटा सर, इनका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट अगर आप सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ट सप्लाई लेते हो टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और एज ए कंपोनेंट ऑफ मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई, तो ऐसे केस में क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे फूड एंड बेवरेज परचेज किया, क्यों, क्योंकि आप फूड एंड बेवरेज ही सप्लाई कर रहे हो, क्लियर, तो क्रेडिट मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो आप बेटा, क्लियर, और लाइफ इंश्योरेंस आपने सर्विसेज देने के लिए री इंश्योरेंस की सर्विसेज ली, क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलता बेटा, क्लियर, डन। देन मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर, क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपने अपने एम्प्लॉय का फिटनेस सेंटर में मेंबरशिप लिया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन ट्रैवल बेनिफिट to employees extended to employees on vacation such as home travel concession or leave travel concession, no credit will be allowed। पर ऑफिशियल विजिट के लिए गया है, किसी ऑफिस के काम के लिए गया है, तो क्रेडिट विल बी अलाउड, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। और हाँ, ये तीनों केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर एक एक्सेप्शन है बेटा, क्या है, ये तीनों में से कोई भी काम अगर किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया हुआ है और उस ऑब्लिगेशन की वजह से अगर आपने ये इनवर्ट सप्लाई लिया है, तो क्रेडिट विल बी अलाउड। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में लिख दिया या किसी कानून में लिख दिया आपको अपने एम्प्लॉय को लंच प्रोवाइड कराना पड़ेगा और उसकी वजह से आपने लंच सर्विसेज ली, फूड एंड बेवरेजेस परचेज किए या आउटडोर कैटरिंग सर्विस ली, तो क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलता बेटा, क्लियर, डन। जैसे किसी एक्ट में लिख दिया आपको अपने एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, इसलिए आपने इंश्योरेंस कराया तो क्रेडिट मिल जाएगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी किया कि नहीं किया, अगर लॉ ने ऑब्लिगेटरी नहीं किया तो ऐसे केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी मिल जाएगा बच्चों। सर ये था सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर बी। आइए क्लॉज नंबर सी और क्लॉज नंबर डी साथ में बात कर लेते हैं हम। सर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी गुड्स जो भी सर्विसेज काम आ रहा है उसका 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई रिपीट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी गुड्स जो भी सर्विसेज काम आ रहा है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट इफ यू आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। मतलब कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी और के लिए बिल्डिंग बना रहे हो सर, तो ऐसे केस में आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है, सीमेंट स्टील वगैरह परचेज किया है, कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस ली, क्रेडिट विल बी अलाउड। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी सर्विसेज अगर आपने लिए, कोई भी गुड्स अगर आपने परचेज किया है, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, भले वो बिल्डिंग जो बन रही है आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग बन रही है, वी डोंट केयर। सेकंड सर, इसका एक्सेप्शन है क्या, प्लांट और मशीनरी। अगर आपने प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कमीशनिंग के लिए सर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिए, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लिए, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह के सर्विसेज लिए, या आपने सर कोई गुड सीमेंट वगैरह परचेज किया, तो ऐसे केस में प्लांट और मशीनरी के केस में क्रेडिट विल बी अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। अच्छा, प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्या सर, प्लांट और मशीनरी इंक्लूड सर फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बट इट एक्सक्लूड्स land building and other civil structure, it exclude telecom towers, it exclude pipeline laid outside the factory premises। ये प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन नहीं आता है, मतलब इनके इंस्टॉलेशन, इरेक्शन के लिए अगर आपने सर कोई गुड्स परचेज किया, कोई सर्विसेज ली, तो क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। अदरवाइज प्लांट और मशीनरी के इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, कमीशनिंग के लिए सर कोई भी गुड्स या सर्विस आपने परचेज करी, यस क्रेडिट विल बी अलाउड, क्लियर, डन। सेकंड बात सर, द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स
सर रिपेयर्स, रिनोवेशन, या नया आप बिल्डिंग बना रहे हो या उसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रीमॉडलिंग कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन कर रहे हो, ये सब कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आता है। मतलब आपने रिपेयरिंग के लिए, रीमॉडलिंग के लिए, ऑल्ट्रेशन ऑफ द बिल्डिंग के लिए अगर कोई सीमेंट परचेज किया, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज परचेज करी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस परचेज किया, तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट अगर आपने रिपेयरिंग जो बिल्डिंग के कराया है वो अगर रेवेन्यू नेचर है, मतलब अगर रिपेयरिंग का खर्चा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो रहा है तो सर उसमें सीमेंट, स्टील या कंस्ट्रक्शन सर्विस काम है, क्रेडिट विल बी अलाउड। अदरवाइज अगर आपने बिल्डिंग अकाउंट में कैपिटलाइज किया उस रेवेन्यू, उस रिपेयरिंग एक्सपेंस को, तो ऐसे केस में वहां पर जो भी सीमेंट काम आ रहा है, जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काम आ रही है, जो भी कंस्ट्रक्शन सर्विस काम आ रही है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर माहौल सरकार? ये सारे विद एग्जांपल मैंने आपको समझा रखा सर और लेक्चर के अंदर समझाए थे। आइए सरकार नेक्स्ट, अगर आपने जो गुड्स या सर्विस परचेज किया वो ऐसे किसी सप्लायर से परचेज किया जिसने खुद ने कंपोजिशन स्कीम ले रखी, नो क्रेडिट विल बी अलाउड। नेक्स्ट, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी ने जो भी गुड्स परचेज किया, जो भी सर्विस परचेज किया, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा उसको, एक्सेप्ट जो गुड्स उसने इंपोर्ट किए और इंपोर्ट पे उसने कस्टम के साथ में आईजीएसटी पे किया होगा, उस आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, वरना एनआरटीपी को एक भी रुपए का क्रेडिट नहीं मिलने वाला। देन कोई भी गुड्स और सर्विस और बहुत आपने पर्सनल कंजम्पशन के परचेज किया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी क्रेडिट एट ऑल। देन goods lost, destroyed, stolen, written off और disposed of by way of gift और free samples, तो एक रुपए का भी आईटीसी आपको नहीं मिलने वाला है। गुड्स that are lost, destroyed, stolen or written off or disposed of by way of gift or free sample, no ITC will be allowed in respect to these cases. And last, अगर कोई टैक्स आपने पे किया है in pursuance of section number 74, 129 और 130, तो ऐसे केस में आपको एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। 74, 129 और 130 आप सीए फाइल में जाके पढ़ेंगे बेटा। सर जैसे सप्लायर ने चोरी करी, रेसिपिएंट उसमें इन्वॉल्व था, चोरी पकड़ में आ गई, सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ा और टैक्स पे करने के लिए उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया और टैक्स पे करके उसका डेबिट नोट रेज कर दिया रेसिपिएंट पर, तो उस डेबिट नोट के बेस पर रेसिपिएंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलती। क्लियर? डन। अब सर सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के बारे में, जैसे वैल्यूएशन में हमने बात करी थी, उसका आईटी से रिलेटेड पॉइंट यहां दे रखा है बेटा। अगर आपने फ्री सैंपल या फ्री गिफ्ट दिए, सर सबसे पहली बात, फ्री सैंपल या फ्री गिफ्ट अगर आप दे रहे हो तो उस पे सिंस इट इज अ सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई के स्कोप में नहीं आता, जीएसटी नहीं लगता, एक्सेप्ट अगर शेड्यूल 1 में कवर होगा, शेड्यूल 1 के 4 ट्रांजैक्शन दे रखे वहां अगर कवर होगा तो बात अलग होगी, अदरवाइज सप्लाई नहीं होगा। और सप्लाई नहीं है तो उन गुड्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। और क्रेडिट अगर लिया तो अभी हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर एच में कि कोई भी गुड्स आपने डिस्पोज ऑफ किया है बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, तो नो आईटीसी अलाउड, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अगर आपने आईटीसी लिया तो। क्लियर? और अगर कोई ट्रांजेक्शन सर जैसे सर बाय वन गेट वन फ्री वाला है बेटा, तो देयर इज नो फ्री, नथिंग फ्री। क्लियर? सर आप 2 शर्ट परचेस करेंगे तो 1 शर्ट फ्री मिलेगा, तो फ्री नहीं है कुछ भी। यहाँ पे एक तरह से 3 शर्ट 2 शर्ट की प्राइस में बेच रहे हो आप बेटा। 3 शर्ट को आपने बेचा है और प्राइस 2 शर्ट का लिया, पर फॉर अ कंसिडरेशन बेचा ना, इसलिए इट इज नॉट फ्री एट ऑल। और वो 3 शर्ट जब आपने बेचे होंगे तो सर उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? तो 3 शर्ट जब परचेस होंगे तीनों का आपको आईटीसी मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक शर्ट का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। देन डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर, जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि साल भर में इतना परचेज किया तो इतना डिस्काउंट, साल भर में इतना परचेज किया तो इतना डिस्काउंट, तो ऐसे केस में ईयर एंड पे डिस्काउंट दे रहे हो तो ऐसे केस में सप्लायर विल इश्यू क्रेडिट नोट और जीएसटी का क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, उसका लायबिलिटी कम होगा और रेसिपिएंट को उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सेकेंडरी डिस्काउंट के केस में हमने ऑलरेडी बात कर ली वैल्यूएशन के केस में कि सर सेकेंडरी डिस्काउंट आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब आप बेच रहे हो तब ये डिस्काउंट नहीं पता था, एडोक बेस पर डिस्काउंट दिया, तो ऐसे केस में जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इश्यू नहीं होता है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू होगा। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू होगा तो सप्लायर का जीएसटी लायबिलिटी कम नहीं होगा, तो रेसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्स करने की बात भी नहीं आती, केवल वैल्यू में से कम हो रहा बच्चा ये। क्लियर? डन। सरकार आइए सेक्शन नंबर 17 के बारे में दूसरी बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 और रिलेटेड सर्कुलर। अब अपॉर्चमेंट ऑफ द क्रेडिट सेक्शन नंबर 17, ये केवल लिमिटेड पोर्शन ही आपके कोर्स में आता है बच्चों। रूल नंबर 42 43 आपके सिलेबस में नहीं आता है, मैं तुम्हें समझा देता हूं। ये सेक्शन जो आपके कोर्स में आता है उतना रिलेवेंट पार्ट में बता रहा हूं आपको। ये बोला है क्या, अगर सप्लायर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज बेची है वो अगर टैक्सेबल गुड्स है, टैक्सेबल सर्विसेज है, तो यस उसके इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी उसको मिलेगा। पर मेरे अगर आउटवर्ड सप्लाईज आर एग्जिम्ड तो ऐसे केस में देयर इज नो पॉइंट ऑफ आईटीसी एट ऑल, मेरे को 1 रुपए का भी आईटीसी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर मैं एग्जिम गुड्स या एग्जिम सर्विस एक्सपोर्ट करता हूं या एसईजेड को सप्लाई करता हूं, मतलब जीरो रेट सप्लाई करता हूं, क्या करता बच्चा मैं जीरो रेट सप्लाई करता हूं, तो भले वो एग्जिम गुड्स थे या एग्जिम सर्विस थी या टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस थी, मेरे को आईटीसी हमेशा मिलेगा, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती बेटा। पर बाकी एग्जिम सप्लाई में कभी भी मेरे को आईटीसी नहीं मिलता है। क्लियर? पर अगर मेरे मोर देन वन सप्लाईज है, सम ऑफ विच आर टैक्सेबल सम ऑफ विच आर एग्जिम्ड, तो ऐसे केस में जो एग्जिम सप्लाईज में काम आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स इसमें काम आया एग्जिम सप्लाई में, उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स टैक्सेबल सप्लाई में काम आया उसका क्रेडिट मिलेगा। पर अगर मेरे कॉमन इनपुट सर्विस काम आए, कॉमन कैपिटल गुड्स काम आए, एक ही मशीन है साहब जिससे मैं ये वाला पेन भी बनाता हूं, ये वाला पेन भी बनाता हूं, मान लो ये टैक्सेबल और ये एग्जिम्ट है, तो ऐसे केस में
जो टैक्सेबल है उसके रेस्पेक्ट में इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा, जो एग्जम्प्ट है उसके रेस्पेक्ट में इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। दोनों के लिए कॉमन काम आ रहा है भाई, तो ऐसे केस में प्रोपोर्शनेट आईटीसी विल बी अलाउड। तो सर मतलब मान लो 70% इनपुट सर्विस इसके लिए काम है, 30% इसके लिए काम है, ये टैक्सेबल है तो 70% क्रेडिट मिलेगा, 30% क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर 50% मान लो सर 60% कैपिटल गुड्स इसके लिए काम है, 40% एग्जाम के लिए काम है, तो 60% जो टैक्सेबल काम है उसका क्रेडिट मिलेगा, 40% का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालते कैसे, ये सीए फाइनल लेवल पे आपको समझ में आएगा, रूल नंबर 42 और 43 पढ़ेंगे तब। क्लियर, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। पर हाँ, बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को एक ऑप्शन दे रखा है कि आपके भी कुछ सप्लाईज टैक्सेबल है, कुछ एग्जम्प्ट है। आप चाहे तो रूल नंबर 42 43 जो दे रखा है वो प्रोपोर्शन वाला वो आप फॉलो करिए, या रूल नंबर 38 में एक सिंपल इंक्लूड सिस्टम दे रखा है कि जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स ये लोग परचेज करेंगे उसका एक बार 100% क्रेडिट लो और फिर 50% रिवर्स कर दो। सर मतलब अल्टीमेटली नेट 50% को क्रेडिट मिल गया बेटा। ये ऑप्शन है, जो भी बेनिफिशियल ऑप्शन है वो लीजिए। पर अगर आपने ये वाला ऑप्शन लिया तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप ये ऑप्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। सेकंड थिंग, अगर आपने अपने डिस्टिंक्ट पर्सन से कोई सर्विस ली थी तो उसका हम 100% आपको क्रेडिट देंगे, उसमें 50% रिवर्स नहीं कराएंगे। नेक्स्ट बात, अगर कोई क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट में कवर है, 17.5 में कवर है, तो सर उसका तो क्रेडिट मिलता ही नहीं है, तो 50% छोड़ो, उसका तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्लियर सर, तो यहां पे क्या करने का, यहां बोल दिया क्या, जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई लिया, बैंकिंग कंपनी वगैरह को बोल दिया क्या, जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई लिया है, अगर ये रूल नंबर 38 वाला ऑप्शन ले रहे हो तो सबसे पहले जितना भी आपने क्रेडिट लिया उसमें से अगर कोई सर्विस ऐसी थी जो आपके डिस्टिंक्ट पर्सन से आपको रिसीव हुई थी, उसका क्रेडिट साइड में रखो और बाद में उसका 100% क्रेडिट ले लेना। सर कोई क्रेडिट 17.5 में कवर थी, उसको पूरे को हटाओ। कोई क्रेडिट कोई इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स ऐसा था जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए काम है, हटाओ भाई, उसका तो क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो बचा हुआ है वो 100% क्रेडिट एक बार लीजिए, उसमें से 50% वापस रिवर्स कर दो, और जो डिस्टिंक्ट पर्सन से सर्विस आपने ली थी उसका 100% क्रेडिट आप ले लीजिए। ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया रूल नंबर 38 का बेटा। क्लियर, आइए सेक्शन नंबर 18 की तरफ बात करते हैं हम। सर यहां पर मान लो सर कोई एसएससी था, सर यहां पे पूरा ध्यान मेरी तरफ दीजिए, मैं आपको पूरा यहां फिट कर दूंगा बच्चों। अगर कोई एसएससी मान लो यहां पे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए दे रखा है, सर मैं आपको सिस्टम में जो लेक्चर के अंदर पढ़ा उस सीक्वेंस में बताता था बच्चों, मैं आपको दिल थाम के देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। मान लो कोई एसएससी है जिसके आउटपुट सप्लाई क्या है, एग्जम्प्ट है, उसके आउटपुट सप्लाई क्या है बच्चा, एग्जम्प्ट है। यहां पे यस ठीक है सर, मैं ये रहा हेडिंग, ओके सर। अगर मान लो यहां पे टॉपिक ऊपर नीचे है चलेगा सर, ठीक है सर। अगर मान लो कोई एसएससी है जिसके आउटपुट सप्लाई क्या है, एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की उसको जरूरत नहीं है, तो सर ऐसे केस में जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेस करा कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर मान लो सर एक दिन उसके आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस क्या हो गए बेटा, टैक्सेबल हो गए, तो सर ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है, उनका प्रोपोर्शनल क्रेडिट मिलेगा। जो इनपुट सर्विस वो ऑलरेडी परचेस कर चुका उसका अब कुछ ना हो पाएगा, पर इनपुट और कैपिटल गुड्स जो उसके पास स्टॉक में है उसका आईटीसी मिलेगा। पर सर वो लास्ट 1 ईयर में अगर परचेस किए हुए होंगे तो ही क्रेडिट मिलेगा, उससे पहले जो परचेस किए हुए कैपिटल गुड्स इनपुट से उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, इनपुट जो है भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश्ड गुड्स कंडीशन में हो, सारे इनपुट का आपको आईटीसी मिलता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कैपिटल गुड्स जब आप आईटीसी लेते हो तो कैपिटल गुड्स जो आपने परचेज किया लास्ट 1 साल में परचेज किया होना चाहिए, भले कैपिटल गुड्स हो या इनपुट हो। पर कैपिटल गुड्स के केस में सिंस वो कैपिटल गुड्स इतने टाइम तक एग्जाम में काम आ चुका है, इसलिए कैपिटल गुड्स जो आपने परचेज किया था वहां से 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर आप अमाउंट लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा उसका ही आप आईटीसी लेंगे। क्लियर, अब आपकी गुड्स क्या है बेटा, टैक्सेबल है। अगर आपके आउटपुट सप्लाईज गुड्स हो सर्विसेज हो वो टैक्सेबल है, जो भी नया परचेस करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा। पर मान लो आपके गुड्स और सर्विस और बोथ जो पहले टैक्सेबल थे अब क्या हो गए, एग्जम्प्ट हो गए, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, उन सबका परचेस पे जो आपने आईटीसी लिया था वो क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। प्लस सर जितना भी कैपिटल गुड्स आपके स्टॉक में है उन सब कैपिटल गुड्स के परचेस पे जो जीएसटी पे किया था, वो जो आपने आईटीसी लिया था उस आईटीसी के अमाउंट को डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स इन कंप्लीट मंथ आउट ऑफ 60 मंथ। मतलब मान लो सर आपने मशीन परचेस करी थी, मशीन को परचेस किए हुए ऑलरेडी सर 32 मंथ और 4 दिन हो गए बेटा। क्लियर, आपने आईटीसी लिया था बेटा, तो ऐसे केस में अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची बेटा, अच्छा उसके परचेज पे आपने मान लो 6 लाख रुपए जीएसटी पे करके उसका क्रेडिट लिया था, तो 6 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी बची बेटा, 32 मंथ, 4 दिन आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो ये मान लो 33 मंथ आप यूज कर चुके हो, बचा कितना 27 मंथ। तो सर 6 लाख डिवाइड बाय 60 इंटू 27 जो अमाउंट आएगा इतना आपको सर क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा। अगर आपकी गुड्स अब क्या हो गए, अगर आपके आउटपुट गुड्स या सर्विसेज क्या हो गई, एग्जम्प्ट हो गई तो बच्चों। क्लियर, और ये आईटीसी रिवर्स करने के बाद भी
इनपुट और कैपिटल गुड्स का आईटीसी रिवर्स करने के बाद भी आईटीसी अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचता है तो इट विल लैप्स, वो भी रिवर्स हो जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। ये हो गया क्या, गुड्स अगर एग्जाम थे टैक्सेबल हुए तो, टैक्सेबल थे तो एग्जाम हुए तो क्या करने का। अब सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो और कंपोजिशन से बाहर आ रहे हो, रेगुलर स्कीम में आ रहे हो, या रेगुलर स्कीम से आप कंपोजिशन में जा रहे हो, तो सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं। पर फिर भी मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं बेटा, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। अगर मान लो कोई एसएस ने कंपोजिशन स्कीम ले रखा, तो जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स वो परचेज करेगा, 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर सर जिस दिन वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ गया, रेगुलर स्कीम में आ गया, बच्चा बड़ा हो गया, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में, उन सबका क्रेडिट मिल जाएगा। पर इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो, क्रेडिट लेते वक्त लास्ट 1 साल में जो परचेज किया उसी का क्रेडिट मिलेगा, उससे पहले जो परचेज किया उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट सर्विस जो ऑलरेडी परचेज कर चुका उसका कुछ भी ना हो पाएगा, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर कैपिटल गुड्स के केस में जो क्रेडिट आप ले रहे हो सर, वो कैपिटल गुड्स का ध्यान रखना, 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर क्रेडिट लेस करोगे, टैक्स का अमाउंट आईटीसी लेस करोगे, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा उसका आईटीसी मिलेगा। इनपुट का क्रेडिट लेते वक्त ध्यान रखना, इनपुट रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो, फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, सबका क्रेडिट मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अभी आप रेगुलर स्कीम में हो, नॉर्मल टैक्स पे कर रहे हो, जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स परचेज करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा। अब जैसे ही आप रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, सर मान लो फाइनेंशियल चेंज हो रहा है, 1 अप्रैल को आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है सर, इनपुट रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, सबका क्रेडिट रिवर्स। कैपिटल गुड्स जो भी स्टॉक में है उन पे जो जीएसटी का आपने आईटीसी लिया था सर, वो आईटीसी को डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ जो बचा होगा उतना प्रोपोर्शन आईटीसी रिवर्स करेंगे। और उसके बाद भी अगर कोई आईटीसी बैलेंस बच जाए तो इट विल लैप्स। भारत माता की जय। जो प्रोविजन हमने पढ़ा एग्जाम से टैक्सेबल होते वक्त, टैक्सेबल से एग्जाम होते वक्त, वही कंपोजिशन टू रेगुलर स्कीम, रेगुलर टू कंपोजिशन स्कीम वाला हमने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया। आइए एक और बात, अगर मान लो एसएससी, लास्ट बात, अगर जीएसटी में एसएससी रजिस्टर्ड नहीं है तो जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स ने परचेज किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर मान लो अब एसएससी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अगर एसएससी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में था जो लास्ट 1 ईयर में उसने परचेज किया, सर भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में, सबका आईटीसी उसको मिल जाएगा। पर यहां ध्यान रखिएगा, केवल इनपुट्स का ही क्रेडिट मिलता है, कैपिटल गुड्स आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बस यही फर्क है, बाकी जो प्रोविजन थे वो सेम थे बेटा। क्लियर, यहां पर केवल इनपुट्स जो लास्ट 1 साल में परचेज किए उसका क्रेडिट मिल रहा है, कैपिटल गुड्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनपुट सर्विस का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो भी नया परचेज करा सबका क्रेडिट लेगा। अब मान लो एसएससी का रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अगेन ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है उसका क्रेडिट रिवर्स, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में उसका डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ, इतना आईटीसी। ये आईटीसी का जो अमाउंट आया इनपुट और कैपिटल गुड्स का, इसको कंपेयर करेंगे कि इन इनपुट और कैपिटल गुड्स का अगर वो बेचता तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती, ओपन मार्केट वैल्यू के ऊपर टैक्स का रेट लगा के देखिएगा कितना टैक्स लायबिलिटी बनता। तो सर ओपन मार्केट वैल्यू पे टैक्स पेबल, और ये जो आईटीसी का हमने प्रोपोर्शनल अमाउंट निकाला है वो विच एवर इज हायर जो होगा उसको उतना पे करना पड़ेगा, उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आईटीसी बैलेंस बच जाता है, इट विल लैप्स। क्लियर, ये रजिस्ट्रेशन कराना नहीं कराना, सर कब रजिस्ट्रेशन से आप बाहर आ रहे हो, कब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसके केस में कितना आईटीसी का प्रोविजन होता है, सेक्शन 18 खत्म होता है। अब 1-2 बातें और, सर आपने रजिस्ट्रेशन जो कराया वो क्यों कराया सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर अगर रजिस्ट्रेशन जो कराया था आपने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना बेटा, सर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया या आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया तो ऐसे केस में सर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला वही डेट आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मान लो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला कब, 10 मार्च को, तो 9 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा जो लास्ट 1 साल में आपने परचेज किया उनका बेटा। क्लियर, डन। पर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो इस केस में क्या होगा बेटा, सर सबसे पहली बात मान लो 14 फेब को यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और आपने अगर 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, आई रिपीट यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 14 फेब और विद इन 30 डेज, मतलब मान लो आपने 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो ऐसे केस में सर 5 मार्च को मान लो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 14 फेब, तो 13 फेब को जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका जो आईटीसी होगा वो सारा आपको मिलने वाला है जो लास्ट 1 साल में आपने परचेज किया बेटा। पर अगर आपने 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मान लो 14 फेब को यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और आपने अप्लाई किया कब बेटा, 10 अप्रैल को, 30 दिन के बाद अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला कब, 14 अप्रैल को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, तो 14 अप्रैल ही आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो ऐसे केस में 13 अप्रैल को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का उसी का आपको आईटीसी मिलने वाला है। सर भले ही आप पे लायबिलिटी जाएगी, यू बिकम टैक्सेबल पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम 14 फेब, तो 14 फेब से लेकर 13 अप्रैल तक जो गुड्स आप सप्लाई कर चुके हो उस पर टैक्स तो पे करना पड़ेगा, सर अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, उसके लिए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इश्यू नहीं कर पाएंगे, कस्टमर से टैक्स नहीं ले पाएंगे। क्लियर, और वो जो स्टॉक आप बेच चुके हो सिंस 13
अप्रैल को क्लोजिंग स्टॉक में वो इनपुट आपके पास नहीं है, इसलिए उनके परचेज में जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। ये भारी वाला काम आपके साथ होने वाला है। क्लियर, डन। और 14 अप्रैल से आप नॉर्मल स्कीम में आगे आप रजिस्टर्ड हो बेटा, तो 13 अप्रैल को जो क्लोजिंग स्टॉक था इनपुट का उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। सर ये आपका रजिस्ट्रेशन के केस में क्या होता है आईटीसी का, वो भी बात हमने कर ली आपसे। क्लियर, रिवर्सल आईटीसी और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली बात भी कर ली मैंने आपसे बेटा। क्लियर। अब सर एक बात आती है क्या, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स बेचा है, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन नंबर 6, सर अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स बेचा है, सर उस कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीन के परचेज करने पे आपने जीएसटी पे किया, उस जीएसटी का आपने अगर आईटीसी लिया और थोड़ा टाइम बाद उस मशीन को आप बेच रहे हो, तो ऐसे केस में उस मशीन पे जो जीएसटी पे किया था, जीएसटी का क्रेडिट जो आपने लिया था उसका क्या होगा, बोल दिया क्या सर, जितना भी आपने आईटीसी लिया था माइनस करेंगे क्या 5%, 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर, लेस करेंगे रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आईटीसी जो आएगा वो अमाउंट, या फिर उस मशीन को बेचने पर जो उसके ट्रांजैक्शन पे जो जीएसटी बनता है वो, सर दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर जो आएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर, मतलब उस मशीन के परचेज पे जीएसटी पे करके जितना आपने आईटीसी लिया माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर करके जो नेट अमाउंट आएगा वो अमाउंट, या फिर टैक्स पेबल ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ सच कैपिटल गुड्स सोल्ड विच एवर इज हायर जो आएगा इतना आपको लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, इतना आपकी लायबिलिटी आएगी उस मशीन के बेचने पर। क्लियर, पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पे यहाँ मशीन जो आपने बेची है भले वर्किंग कंडीशन बेची हो, नॉन वर्किंग कंडीशन बेची हो, एज अ स्क्रैप बेचा हो, यूज करने के बाद बेचा या विदाउट यूज बेचा, वी डोंट केयर, सेम प्रोविजन लगेंगे। पर अगर आपने मोल्ड्स डाइज जिग्स फिक्सर्स या रिफैक्टरी ब्रिक्स आपने यूज करके एज ए स्क्रैप अगर बेचा है, तो यहां पर जो उस स्क्रैप के ट्रांजैक्शन पे जो जीएसटी बनता है, क्लियर, उतना ही टैक्स पे करना, वहां 5% पर क्वार्टर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। ये आपका सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 खत्म होता है। अब आइए सरकार, अगर आपने अपने बिजनेस को ट्रांसफर किया है, सर सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल नंबर 41, सर मान लो कभी अमलगमेशन मर्जर हुआ, टेक ओवर हुआ, या चेंज ऑफ ओनरशिप हो गया, मैंने अपना बिजनेस आपको ट्रांसफर कर दिया, तो सर पॉइंट क्या है, मेरे पास अगर आईटीसी है वो भी तो आपका हो जाएगा बच्चों। नॉर्मल वे में मैं अपना आईटीसी किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, पर अमलगमेशन मर्जर टेक ओवर हो गया, चेंज ऑफ ओनरशिप हो गया, चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पार्टनरशिप हम अब क्या बन गई, कंपनी बन गई, कुल मिला के पैन नंबर चेंज हो गया, पैन नंबर चेंज हो गया तो जीएसटी नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब मैं अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा था उस टाइम पे मेरे अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी का बैलेंस पड़ा है तो आईटीसी का बैलेंस भी ट्रांसफर हो जाएगा। पर ध्यान देना बेटा, सर यहां पे फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करना पड़ेगा ट्रांसफर को, वो इधर से आईटीसी ट्रांसफर करेगा, साथ में एक सर्टिफिकेट भी अटैच करेगा फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कि साहब यहां पर सर जो आईटीसी ट्रांसफर कर रहा है केवल आईटीसी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस ट्रांसफर हुआ और सारी लायबिलिटीज भी ट्रांसफर हुई, सारे एसेट्स भी ट्रांसफर हुए बच्चा। क्लियर, तो वो सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा और यहाँ से वो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करके आईटीसी ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर का जीएसटी नंबर लिखेगा और ट्रांसफरी अपने जीएसटी पोर्टल पर जाके लॉगिन करेगा और वहां पे वो एक्सेप्ट करेगा क्रेडिट को, वो क्रेडिट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगी। अब एक लास्ट बात बचती है बेटा, क्या सर अगर कभी भी डी मर्जर होता है ना सर, ब्रेकअप कंपनीज की बात करूं बेटा मैं, सर अगर कभी भी डी मर्जर होता है, ए बी लिमिटेड थी अब ए लिमिटेड अलग बी लिमिटेड अलग, तो सर अगर मान लो सर डी मर्जर हुआ है तो 2 यूनिट जो बन रही है बेटा, तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट विल बी पास्ड ऑन। अब किस प्रोपोर्शन में क्रेडिट पास ऑन करेंगे बेटा, तो सर जो वैल्यू ऑफ असेट्स था एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ यूनिट, सर मतलब जैसे मान लो 100 करोड़ की पूरी कंपनी की वैल्यू थी बेटा, सारे असेट्स की वैल्यू, सर उसमें से 60 करोड़ की वैल्यू मिल रही है ए लिमिटेड को, 40 करोड़ की वैल्यू मिल रही है बी लिमिटेड को, तो 60:40 6:4 के रेशियो में आईटीसी पास हो जाएगा दोनों को यूजिंग द सेम प्रोसेसर बच्चों। हाँ है ना भाई। और वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब वो सारे एसेट जो बिजनेस के एसेट है, भले उनके परचेज पे आपने आईटीसी लिया था या नहीं लिया था उससे कंसर्न नहीं है, सारे वैल्यू ऑफ एसेट को कंसिडर करके फिर रेशियो आपको निकालना है बेटा। माहौल सरकार एक लास्ट बात, रूल नंबर 41 ए बोलता है क्या, अगर मान लो मेरा राजस्थान में रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में और सर मेरा राजस्थान में 4 ब्रांच है या चलो 2 ब्रांच है, दोनों के लिए मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, एक प्लेस को मैंने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है, दूसरे को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखा रखा है। अब ऐसे केस में सर अब मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी दूसरी ब्रांच के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहा हूं बेटा। क्लियर, पॉसिबल है बेटा। अब तक सिंगल रजिस्ट्रेशन था तो सारी लायबिलिटी भी एक जगह थी, सारा क्रेडिट भी एक जगह था, पर अब सिंस मैं नया रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं तो सर उसका लायबिलिटी अलग हो जाएगा, इसका लायबिलिटी अलग हो जाएगा, अब जो आईटीसी होगा वो भी इसका अलग होगा, इसका आईटीसी अलग होगा, पर अब तक का जो आईटीसी था वो तो कॉमन था ना बेटा यार, इसलिए यहां बोल दिया क्या, एक सर यहां पे अब तक जो आईटीसी ले रखा है सर उसको आपको प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करना पड़ेगा दूसरे यूनिट को, क्योंकि अभी तक जो आईटीसी था वो एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पे था दोनों का बेटा, सारे इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का। तो अब यूनिट नंबर 2 को सर जिसका नया रजिस्ट्रेशन नंबर आप ले रहे हो सर उसको भी आईटीसी आपको प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करना पड़ेगा यूजिंग फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02A। तो सर
ऐसे केस में सर ट्रांसफर कैसे होगा, इस फॉर्म के थ्रू होगा। किस रेशियो में होगा बेटा, सर वैल्यू ऑफ असेट, सारे वैल्यू ऑफ असेट लेना है, भले उन असेट के परचेज पे आपने आईटीसी लिया था या नहीं लिया था, सर जितना वैल्यू ऑफ असेट इस यूनिट का है और उस यूनिट का उतना प्रोपोर्शन कर देना कि इतना तो क्रेडिट इसके पास रहना चाहिए और उतना क्रेडिट यूनिट 2 पे जाना चाहिए, तो उतना क्रेडिट हम पास ऑन कर देंगे। क्लियर। इसी के साथ रूल नंबर 41 ए भी खत्म होता है। अब पूरा सेक्शन नंबर 18 along with all the relevant rules खत्म होता है। अब नाउ सर लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, हाउ आईटीसी इज ट्रांसफर्ड, हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज, सॉरी ट्रांसफर नहीं, हाउ आईटीसी इज यूटिलाइज। सबसे पहली बात सर, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कैन बी यूज्ड टू पे द आईजीएसटी लायबिलिटी फर्स्ट, मतलब आपकी लायबिलिटी आईजीएसटी की आ रही है, उस लायबिलिटी को पे करने के लिए सर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी आप यूज करेंगे बेटा। क्लियर। अब आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए आपने आईजीएसटी की आईटीसी सबसे पहले यूज करना है, उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन बेटा। क्लियर सर। तो सर पहली बात तो आईजीएसटी का आईटीसी, वापस बोलता बेटा मैं, आईजीएसटी का आईटीसी किस ऑर्डर में आपको यूज करना है, आईजीएसटी आईटीसी हैज टू बी यूज्ड फर्स्टली फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, और उसके बाद सीजीएसटी हो, यूजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन, उस लायबिलिटी को पे करने के लिए आप आईटीसी ऑफ आईजीएसटी यूज कर सकते हो बेटा। फिर सीजीएसटी का आईटीसी कैन बी यूज टू पे, पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी बेटा, पर एसजीएसटी में काम नहीं आएगा। सेम वे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए का आईटीसी पहले एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, उसके बाद आईजीएसटी के लिए काम आएगा। एंड सर ध्यान देना बेटा, सीजीएसटी का आईटीसी कभी भी एसजीएसटी में काम नहीं आता है, एंड वाइस वर्सा बच्चों। पर सर एक बात और, सर आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए, ये तो मैंने बताया ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, अब लायबिलिटी पे करने के लिए आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, फिर सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, और उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा बेटा। फिर सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए ध्यान बेटा, हमेशा आईजीएसटी की आईटीसी अगर आपके पास है तो आईजीएसटी की आईटीसी पहले कंज्यूम करना, उसके बाद ही सी और एस काम आएंगे। इसलिए भले लायबिलिटी सीजीएसटी की है पर पहले आईटीसी काम आएगा किसका, आईजीएसटी का, उसके बाद लायबिलिटी बचती तो सीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा। पर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी के लिए काम नहीं आता। फिर एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लायबिलिटी बेटा, उसको पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी काम आएगा, उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा। पर सर सीजीएसटी का आईटीसी कभी भी एसजीएसटी के लिए काम नहीं आएगा। भारत माता की जय। यहाँ पे समरी दे रखी बेटा, हाँ है ना भाई। इसी के साथ सर आईटीसी यूटिलाइज कैसे करना है बात खत्म होती है। अब एक बार और देखना, देख लीजिए बेटा, आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले किस में काम आएगा, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, फिर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और सीजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। ध्यान रखना न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं उसके लिए फेवरेट पॉइंट यही है बेटा एग्जाम्स के अंदर, कि आईजीएसटी का आईटीसी पहले काम आएगा आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए, उसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन। आपको आईजीएसटी का आईटीसी को सी और एस में इस तरह से यूज करना है सो दैट आपका कैश आउटफ्लो जो है वो मिनिमम रहे। आप देख लेना यूज करते वक्त कि सी का लायबिलिटी कितना है, सी का आईटीसी कितना है, एसजीएसटी का लायबिलिटी कितना है, एसजीएसटी का आईटीसी कितना है। क्लियर। उसको मद्देनजर रखते हुए आप आईजीएसटी के आईटीसी को यूज करिएगा कि सी के लिए पहले यूज करूं कि एस के लिए यूज करूं पहले, क्योंकि पहले आईजीएसटी के आईटीसी को आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए यूज कर लिया, उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसको सी और एस में इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं। तो सर आप ध्यान रखिएगा कितना सी का लायबिलिटी, कितना सी का आईटीसी है, कितना एस का लायबिलिटी, कितना एस का आईटीसी, उसके बाद आप आईजीएसटी उसको ध्यान में रखते हुए आईजीएसटी के आईटीसी को यूज करना सी और एस में। क्लियर। सो दैट मिनिमम कैश आउटफ्लो हो बेटा। अब आईजीएसटी का आईटीसी पूरा कंज्यूम हो जाए उसके बाद ही सी और एस की आईटीसी को देखिएगा, उसके बाद सीजीएसटी आईटीसी पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी में काम आएगा, फिर आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा। पर सर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में कभी भी सीजीएसटी का आईटीसी काम नहीं आता। सेम वे एसजीएसटी का आईटीसी पहले एस की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, फिर आई की लायबिलिटी को काम आएगा, पर सी में कभी भी काम नहीं आता। सेम वे यूटीजीएसटी पहले यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, फिर आईजीएसटी के लिए काम आएगा, पर सीजीएसटी के लिए कभी भी काम नहीं आएगा। क्लियर। अच्छा इसी के साथ भारत माता की जय। देखिए सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर हर मैदान फतेह। मैं आपसे बात ऑलरेडी कर चुका हूं, आपकी फतेह होगी पर आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना टाइम आ गया है सर इस टाइम पर पूरी मेहनत अगर आप करोगे तो ही आपकी फतेह होगी। बोलते ना अपना टाइम आएगा, टाइम आ चुका, पहले मेहनत करो फिर सक्सेस मिलेगी, बिना मेहनत कुछ ना हो पाता। सरकार ऑल दी बेस्ट, लव यू लॉट। आई होप ये लेक्चर्स आपको काम आ रहे हैं, माहौल बन रहा है। सरकार कमेंट बॉक्स में मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगे। एंड सर प्लीज डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स हुएवर आर डूइंग सीए में। माहौल के साथ मस्त होके पढ़े, खुश रहे। एंड सर लव यू लॉट एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू गाइस। माहौल बाय बाय।